नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक बार आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ जो किडनी का सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन होता है। मैंने मेरी डिग्रीज़ एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ से की है। मैं पिछले 5 वर्षों से हिसार क्षेत्र में कार्यरत हूँ। हमारा हॉस्पिटल है गुरु जम्बेश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्रोहा में, जो कि एक किडनी और गायनी का सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर है, और हम वहाँ पे गुर्दे से रिलेटेड हर तरीके की बीमारी का इलाज करते हैं और गुर्दे से रिलेटेड हर तरीके के ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो पथरी का ऑपरेशन हो, चाहे वो गदूद का ऑपरेशन हो, चाहे वो कैंसर के ऑपरेशन हो। तो डॉक्टर साहब, आजकल आप भी देख रहे होंगे कि जो किडनी फेलियर है वो सबसे ज़्यादा हो रही है आज समाज में। इसके पीछे का कारण क्या है? तो किडनीज हमारी बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट अंग हैं, जैसे ही हमारा हार्ट, लीवर, ब्रेन, लंग्स। तो इसी तरीके से किडनीज भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट अंग हैं। ठीक है। किडनीज की प्रॉब्लम जो है वो आम तौर पे 2 से 3 कारणों से होती हैं। किडनी फेलियर जो है वो अब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी हिंदुस्तान में अब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ भी बढ़ रही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है, प्योरिटी ऑफ फूड नहीं है। इसके अलावा जो स्टोन डिजीज़ है जिसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, जो गुर्दे की पथरियां हैं या पेशाब के रास्ते की पथरियां हैं, तो हम हमारे किडनीज़ को रेगुलर रूप पे डैमेज कर रहे होते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे किडनीज़ फेल हो जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जो कि इनहेरेंट होते हैं, जो कि अनुवांशिक या जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें भी किडनीज़ जो हैं वो फेल कर जाती हैं। तो इन सभी कारणों से किडनीज़ की प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रही हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग डायलिसिस सेंटर्स जगह जगह खुल रहे हैं, लोग डायलिसिस की तरफ भी जा रहे हैं। कुछ समय से पहले भी कुछ लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन सब कारणों से किडनीज़ की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। जैसे किडनी का ना, कई बार हमने देखने को ये मिला कि लोग अपने, जैसे आपने भी कहा कि डायलिसिस की तरफ, क्या डायलिसिस कोई आसान रास्ता है? नहीं, या नहीं, वो बेसिकली क्या है कि किडनी की जो किडनी फेलियर होता है वो शुरुआती टाइम पे हम उसको पकड़ नहीं पाते। मतलब कि मरीजों को सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि आप भी डॉक्टर के पास तभी जाओगे जब आपको कोई तकलीफ महसूस होगी। ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारा जो क्रेटिनिन है वो 1.5 से 2, 3, 3.5, कुछ लोगों में तो 4-5 तक भी उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। ठीक है। या कुछ इतने माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि वो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में इग्नोर कर देते हैं। तो इसी कारण से हम किडनी फेलियर को लेट डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसका जो तरीका है इसको पहले पता करने का, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग का मतलब कि हम बीमारी को शुरू होने से पहले ही पकड़ सके। उसको हम सिंपल कुछ टेस्ट की मदद से स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे कि हम एक सिंपल किडनी फंक्शन टेस्ट साल में 1 बार करा सकते हैं, या यूरिन का जो सिंपल 100 रुपये से कम का टेस्ट है, जो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी है, वो भी हम साल में 1 बार करा सकते हैं, जिससे हम, अगर आपको कोई हाई रिस्क या किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसको समय से पहले पकड़ पाएँ, जब मरीज को सिम्टम्स आए उससे पहले। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं वो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम होने के, जैसे कि आप लोग ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड बोल देते हैं, जैसे जिन लोगों को किडनी की बीमारी बनने के चांसेस ज़्यादा हों। जैसे कि अगर आपको शुगर है लंबे समय से, तो लंबे समय की शुगर के कारण गुर्दों पे असर आना स्वाभाविक है। तो आप अगर शुगर का इलाज ले रहे हैं तो आप किडनी की तरफ भी ध्यान रखें, उसके भी टेस्ट रेगुलर कराएं जब आप अपनी शुगर की जांच कराते हैं, ताकि अगर किडनी पे कोई असर आ रहा है तो हम उसको पहले पकड़ सकें। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है या किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, तो इन सब बीमारियों में भी किडनीज़ की तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज़ और जो हम इग्नोर करते हैं वो हमारी बेसिकली जो स्टोन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया के जिस रीजन में रहते हैं वो मोस्टली स्टोन जो अपने देसी लैंग्वेज में पथरी बोलते हैं। हाँ, पथरी है जी। तो पथरी की नॉर्मल इस एरिया में एंडेमिक है, मतलब यहाँ पे
बहुत से लोगों को किडनी के अंदर स्टोन मिलती है, जी। तो जनरली हम उनको ट्राई करते हैं कि बगैर ऑपरेशन के काम चल जाए या हम उसको दवाइयों से निकाल पाएँ, बट उन सब के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है कि कौन सी पथरी दवाई से निकल सकती है, कौन सी पथरी के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरली हम देखें तो ना आम लोग तो हर तरह की मतलब कि हाँ। ये लोग सामने बोल दिया कि पथरी है, तो घरेलू इलाज ज़्यादा करने लग हाँ, जाते तो हैं। वो उसको आप करें इलाज में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हमारी तकलीफ को ठीक करने के लिए इलाज करते हैं। बट उस इलाज के पीछे एक ये राय ज़रूर रखें कि कब तक इलाज करना है। जी, आपका दर्द खत्म होने तक इलाज नहीं है, आपकी पथरी ठीक होने तक इलाज है, निकलने तक। हाँ, जब तक निकलेगी नहीं दर्द, तो आपको दर्द की दवा भी ले लोगे तो ठीक हो जाओगे, बट वो किडनी पे नुकसान हो जाएगा वो। तो इसलिए आप जो इलाज कराएं वो आपका एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि हमें कब तक इलाज करना है। हम जनरली तब तक इलाज करते हैं जब तक हमारा दर्द ठीक नहीं होता, उसके बाद हम भूल जाते हैं, वो नहीं करना। जो घर पे, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि घर पे लोग नुस्खे अपनाने लग जाते हैं, तो उन नुस्खों से कितना नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है? नहीं, उसके अंदर जी आजकल तो साइंटिफिक स्टडीज़ हो गई हैं कि अब हमें भी पता है कि किस टाइम कितने समय तक आप सेफली वेट कर सकते हो। जैसे अगर किसी को गुर्दे की नलकी में पथरी फंसती है, तो आप 15 दिन का आपके पास समय होता है जब आपको पहली बार दर्द हो, तो वो अगर या तो 15 दिन के अंतराल के अंदर वो निकल जानी चाहिए अपने आप, या दवाइयों के माध्यम से या किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर उस समय तक वो निकल जाती है तो आपकी किडनीज पे जनरली कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। बट अगर वो 15 दिन से ज़्यादा समय ले रही है तो आपकी किडनीज धीरे धीरे अपना काम करना कम कर रही हैं। वो साइलेंटली होता है, वो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप साल बाद अल्ट्रासाउंड या 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराओगे तो वो फिर रिपोर्ट में कोई डॉक्टर आपको कहेगा कि ये किडनी तो ख़राब लग रही है जी। ठीक है। तो वो धीरे धीरे होता है, दर्द नहीं करता, क्योंकि जो गुर्दा पेशाब बनाना कम कर देगा वो पेन नहीं करता। दर्द गुर्दे में तभी होता है पथरी में जब वो उसको कोशिश कर रहा होता है निकालने की, जब वो यूरिन का प्रेशर ही, हाँ, जब वो प्रेशर बना रहा होता है। जब वो प्रेशर बनाना ही बंद कर देगा तो वो पथरी वहाँ पड़ी रहे, तो चाहे वो सालों पड़ी रहे आपको दर्द नहीं होगा, बट वो किडनी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दूसरा, हमारी शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, तो एक गुर्दा ब्लॉक भी हो जाता है तो दूसरा गुर्दा उसका काम करने लग जाता है। तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आते, बट वो एक किडनी पे आपका डैमेज परमानेंट हो जाता है। तो इसलिए आप अगर वेट भी करें तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा वेट ना करें। या तो तब तक गुर्दा से पथरी निकल जाए, नहीं निकल रही है तो आगे इलाज की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे किडनी फेलियर जैसे ज़्यादा हो रही हैं तो हमें किस तरह की बातों का ज़्यादा कर ध्यान रखना चाहिए? कि कई बार डॉक्टर्स दवाइयों का भी थोड़ा मिसमैच हो जाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। वो कुछ चीज़ों में परेशानियां आती हैं, क्योंकि गुर्दे और लीवर के माध्यम से ही हमारे शरीर से जो हम बहुत सी दवाइयों का या खाने का जो भी सेवन करते हैं वो हमारे शरीर से उसकी गंदगी 2 ही माध्यम से निकलती है, लीवर के माध्यम से और किडनी के माध्यम से। तो जैसे ही हम दवाइयों का भी सेवन करते हैं, अगर हमारे किडनीज कम काम कर रही हैं, कमज़ोर है, तो आपकी डोज चेंज हो जाती है जी। ज़्यादातर दवाइयों की डोजिंग बदल जाती है, जैसे आपका किडनी का फंक्शन चेंज होता है। और कई बार हम अनजाने में जो दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं वो एक नॉर्मल इंसान के, जिसके दोनों गुर्दे ठीक हैं, उतनी ही डोज ले रहे होते हैं, जिसके कारण वो आपको तकलीफ हो सकती है और उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए एक तो प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है उसकी देख रेख से दवाई लें, ताकि आपको प्रॉपर डोजिंग का पता चले और उस डोज में ही आप दवाई लें। दूसरा, जो किडनीज़ के अंदर जो आजकल हमें करने की ज़रूरत है, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, जो आप पूछ रहे थे, उसके अंदर मोस्टली जो है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ही सारी चीज़ें टिकी हुई है। ठीक है, हम हमारी डाइट में शुगर्स का सेवन कम करें, मीठा कम से कम रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी की कमी नहीं होने दें। एटलीस्ट एक हेल्दी अडल्ट को 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 12 से 15 ग्लास वाटर लेना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा अगर आपको बीपी है या शुगर है तो उनको कंट्रोल में रखें। और जो भी अडल्ट्रेटेड फूड है या
पैक्ड फूड है उसका कंजम्पशन बिल्कुल कम से कम रखें। जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनका भी सेवन हम कम से कम रखें। तो ये सारी की सारी एक प्रॉपर गुड किडनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो साहब एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो ये इनके ऑपरेशन होते हैं, इनके ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फीसें बताई जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, क्योंकि हमने सुनने में आया कि 80-80 लाख करोड़ रुपया भी लग जाता है। नहीं, ऐसे है जी। देखिए, जो सबसे महंगी हम जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वही 7 से 8 लाख रुपए में हो जाता है जी। तो करोड़ों में तो नहीं है। हाँ, बट इनमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ अब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनसे भी हेल्प हुई है। ज़्यादातर जो किडनी की स्टोन से रिलेटेड ऑपरेशन है या डायलिसिस है या जो पेशाब के समस्याएं हैं, जैसे गदूद की समस्या है या प्रोस्टेट की, ये मोस्टली सारे जो ऑपरेशंस हैं ये आजकल आयुष्मान के तहत भी हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। ठीक है, इवन गवर्नमेंट पैनल्स में भी इनके जो रेट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज में 1 लाख रुपए से कम ही हैं। ठीक है, और सिर्फ ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन होता है वही आज के टाइम में जो कॉस्टली ऑपरेशन में रहा है, या फिर जो हम कैंसर से रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि कैंसर के अंदर हमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट हमें जो यूज़ करना होता है जो मेजर सर्जरीज़ के लिए, वो अभी भी काफ़ी कॉस्टली है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स की और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल की जो कॉस्टिंग है वो तो अभी भी सबसे मिनिमम है वर्ल्ड ओवर में। बट जो अभी भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम जो स्पेशलाइज्ड दूरबीन के ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो मोस्टली अभी भी डिस्पोजेबल है, जो कि एक बार यूज़ होने के बाद में जनरली ख़राब हो जाता है या हमें उसको फेंकना पड़ता है। तो उसकी ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम उसकी कॉस्ट को डाउन नहीं करेंगे तब तक हम हेल्थ केयर की कॉस्ट को और या ऑपरेशन की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। जैसे डायलिसिस हमारे इंडिया में जिस पैसे में हो रहा है वो सबसे मिनिमम है। ठीक है, 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास लग जाता है। क्योंकि बट उसकी जो जैसे मशीन है, मशीन की कॉस्ट ही 10 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, और उसके साथ जो आरओ प्लांट सेटअप होता है वो भी 7-8 लाख रुपए के आसपास का है। तो अगर आपको एक मशीन भी लगानी है तो आपका 20 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। बट आप 2,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, वो तो जिसके अंदर आप डायलाइज़र की कॉस्ट, डायलिसिस ट्यूबिंग्स की कॉस्ट और हमारा जो डायलिसिस टेक्नीशियन की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है उस 2,000 रुपीज़ में। तो हमारी कॉस्टिंग अभी भी मिनिमम है, क्योंकि हमने दूसरा एस्पेक्ट नहीं देखा जो हाई कॉस्टिंग बाहर की कंट्रीज़ में हो रही है। बट हम इंडियंस अभी भी इसको और मिनिमाइज़ करने के लिए हैं। हाँ, अभी हमारे लिए जो लिमिटेशन फैक्टर है वो सिर्फ मशीनरी की कॉस्टिंग है, क्योंकि जो अच्छी मशीनरी है वो अभी भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसके लिए उसकी कॉस्टिंग अभी भी ज़्यादा है। तो सर, जैसे हम किस चीज़ का ध्यान रखें? एक मरीज़ है या आम जन है तो किस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बीमारियां इन चीज़ों से ज़्यादा बनती है, जैसे पानी है, फ्रूट है, खाना है, जैसे कि आपने कहा कि पैक्ड चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो किन किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें? ये पैक्ड फूड्स, और जैसे मैंने कहा कि ये आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में भी ओबेसिटी हो रही है, कि बच्चे भी मोटे होते जा रहे हैं, बिस्किट वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, क्योंकि हम जो आजकल के जो बच्चे हैं वो पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, चिप्स है, कुरकुरे हैं, बिस्किट्स हैं, तो उसके कारण उनको मोटापा हो रहा है। ये बेसिकली हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है जी। क्योंकि हर एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से उसकी फूड की डाइवर्सिटी होती है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फूड डाइवर्स है। हमारे पास इतने सारे फ्रूट्स हैं, इतने सारे वेजिटेबल्स हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में नहीं है, जहाँ पे आधे टाइम तो बर्फ़ ही रहती है जी। तो वहाँ पे तो वैसे ही वेजिटेबल्स नहीं हो पाते। तो हमारे इंडिया में फूड की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बट हमें उसको ही हार्वेस्ट करना है और उसी को हम प्रॉपरली यूज़ करना है। तो अगर हम उसी को ही कंज्यूम करें और पैकेज फूड को कम कर दें तो हमारी 50% ऑफ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो रही हैं। इसके अलावा जो हमें ध्यान रखने की चीज़ है वो बेसिकली रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये हमारे जिनका भी आज के टाइम मोटापा है या
थोड़ा भी हिप टू वेस्ट रेशियो ज़्यादा है या हाइट के हिसाब से उनका वेट ज़्यादा है, उन सबको ही वेट रिडक्शन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी टोबैको का हम अगर कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग में हो, हुक्का में हो, चाहे वो सिगरेट्स में हो या च्यूएबल टोबैको में हो, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है और प्रूवन कैंसर है। और जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का कंजम्पशन भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल को अभी की जो स्टडीज़ हैं वो तो अब इसको कैंसर का भी एक कारण के रूप में मानने लग गई हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे को बेसिकली जो और फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, उनके लिए जो प्रिकॉशंस है वो सारे ही प्रिकॉशंस ज़रूरी होते हैं। जैसे नमक का सेवन कम करना है, पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है, ठीक है, शुगर को कंट्रोल रखना है, शुगर का सेवन कम से कम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी किडनी के लिए ज़रूरी है। जी, डॉक्टर साहब, आप कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।